सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। मैं राशिद अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के एक ऐतिहासिक निर्णय की, जिसके अंतर्गत सरकार ने पिछले दिनों 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबद्ध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यशर्त संहिता 2020 को लागू किया है। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्थान पर लागू किया गया है। श्रम नियमावली को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर ये ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत उद्योग अनुकूल बनाने की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। नए श्रम कानून पर बात करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रमेश नागर जी, जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के, जो कि संबद्ध है भारतीय मजदूर संघ से। नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। रमेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। पहला सवाल आपसे होगा कि सरकार ने जो श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है, ये 4 श्रम संहिता देश के श्रम बल के लिए बेहतर वेतन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कल्याण जैसे बड़े बदलाव की शुरुआत है। आप श्रमिकों की तरफ से अगर हम बात करें तो इसे किस तरह से देखते हैं? भारतीय मजदूर संघ इस जो श्रम कानून पुराने बने हुए थे जी। लगभग 1930 से लेके तो 1950 के बीच के कानून बने हुए थे। 29 कानून बने थे, जिनकी आज के परिवेश में, वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता उतनी ना रही। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने 2002 से ये मांग भी की थी कि श्रम कानूनों में बदलाव किया जाए। तो सरकार ने इसको 29 कानूनों को एक सूचीबद्ध 4 संहिताओं में बनाया, और ये 4 संहिता हैं मतलब श्रमिकों के लिए आज के परिवेश में, आत्मनिर्भर भारत के लिए, वैश्विक परिस्थितियों को और आज के ये श्रम की जो कार्यशैली बढ़ी है, इन सबको देखते हुए ये उनके लिए बहुत उपयोगी होगा और ये आत्मनिर्भर भारत में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी। इसी प्रकार से 4 संहिताएं बनी है। तो वेतन संहिता 2019 बनी है, इसमें औद्योगिक से संबंध संहिता है 2020 और सामाजिक संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य संहिता 2020 बनाई है। और इसको 29 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रविंद्र हिमते जी और हमारे संगठन मंत्री सुरेंद्र जी ने केंद्रीय मतलब जो हमारे श्रम मंत्री है मंडाविया जी से चर्चा करके, पूरा प्रतिनिधि मंडल ने जाके चर्चा की और इस कानून पे लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद इसको लागू किया गया 21 नवंबर को। तो ये हम एक भारतीय मजदूर संघ इसका स्वागत करता है और ये मजदूरों के हित में, जो श्रमिक क्षेत्र के आउटसोर्स वाले हों या जो रेगुलर वाले हों, बाहरी स्रोत, और ये सभी के लिए ये कारगर होगा, ये हम ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। अजय जी, जो 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 नए श्रम संहिताओं में मिलाकर 21 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए जो श्रम सुधार हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राशिद जी, जो बदलाव सरकार ने किए हैं तो लंबे समय बाद किए गए हैं और समय की मांग के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। जी। क्योंकि भारत को अगर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बननी है, नंबर 3 की दुनिया की है, तो हमें जो पुराने कानून थे जो किसी खास उद्देश्य से या खास परिवेश को ध्यान में रख करके बनाए गए थे, उनमें बदलाव, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, प्रतिस्पर्धा का नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उस समय श्रम कानून ही बदले जाने चाहिए। ये
इसकी बहुत ज़रूरत थी, सरकार ने उसी हिसाब से निर्णय लिया है जी। तो मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए जी। और श्रमिकों को ज़्यादा ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक ज़माना था जब सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां जैसी बात होती थी, अब चूंकि व्यवसाय का, रोजगार का तरीका बदल गया है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तो उस हिसाब से श्रम कानूनों को भी लागू होना चाहिए था, वो सरकार ने कर दिखाया है। जी जी बिल्कुल। रमेश जी, जो MSME सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो श्रमिक वर्ग लगता है। जो नए श्रम सुधार हैं केंद्र सरकार के, उससे इन श्रमिकों को किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का फ़ायदा पहुंचेगा? इसमें उनको न्यूनतम वेतन जी ये लागू होगा समान रूप से। जी। छुट्टियों का अधिकार, 180 दिन काम करने के बाद में छुट्टियां भी मिलेगी। और विशेषकर महिलाओं के लिए तो ये बड़ा आज के परिवेश में महिला सशक्तिकरण के हिसाब से एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती थी महिलाएं, और जो मैटरनिटी लीव रहती है वो नहीं मिलती थी, वो उसका भी प्रावधान है तो नए नियम। पहले रेगुलर कर्मचारी या इस प्रकार के कर्मचारियों को ही छुट्टी मिलती थी। अब ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ओला के कर्मचारी हैं, गिग वर्कर्स हैं, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम वेतन मिलेगा, छुट्टियां मिलेगी, और सामाजिक सुरक्षा ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा को कवर किया गया है। सामाजिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, उनको बीमा के लाभ पहले नहीं दिए जाते थे, सिर्फ रेगुलर या नियोक्ता अपना पैसा कटाता था, उन्हीं को मिल पाता था। अब ये इसमें ये कानून में ये प्रावधान है कि सभी को स्वास्थ्य सेवा, 40 साल से ऊपर वाले मजदूरों को तो विशेषकर इसमें सब सुविधाएं मिलेगी स्वास्थ्य संबंधित। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं इनने की है। और समय और छुट्टियों का और महिला की भागीदारी का बताई मैंने। न्यूनतम मजदूरी ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि जो अभी औने पौने दामों पर कुछ भी जितना समझ आया उतना दे दिया, और महिलाओं को तो बराबरी का वैसे ही पैसा नहीं देते थे, बहुत कम देते थे। तो अब ये ऐसा नहीं, समान कार्य समान वेतन रहेगा। और इनमें सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। रात में भी महिलाएं काम कर सकेगी, दिन में भी काम कर सकेगी। उनको जो छुट्टियां मिलती प्रसव काल के दौरान और दूसरी जो छुट्टियों के लाभ हैं, वो प्राइवेट वाले भी अब देंगे। पहले प्राइवेट वालों का मनमर्जी का हिसाब चलता था। भर्तियों का सिस्टम ये था कि 10 मजदूरों से ऊपर वालों का EPF वगैरह और ये काटा जाता था फंड। पर अब इसमें आप यदि अगर जोखिम वाला काम कर रहे हैं तो एक भी मजदूर है तो आज मतलब सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि सभी का EPF कटेगा। उस EPF कटेगा तो मतलब उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, और पेंशन का भी प्रावधान है। तो ये इनके लिए ये बहुत कारगर होगा, विशेषकर SME वाले जो मजदूर हैं और प्राइवेट उद्योगों में जो काम करने वाले हैं, छोटे छोटे से जो स्वतंत्र ठेकेदार होते थे, अब उनको भी मतलब बिना उसके नहीं रख सकते। ये उनका EPF और पंजीयन और जितनी भी फॉर्मेलिटी कर्मचारियों से, रोजगारों से, कामगारों से संबंधित है, उसको पूरी करना पड़ेगा इनको। और उनको उतना जो शासन ने जो 4 कोड बनाए हैं उसके अंतर्गत इनको वेतन भी देना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा भी देना पड़ेगा, और स्वास्थ्य जो बहुत आवश्यक है, ये चीज़ों को लागू किया है। तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। अजय जी, 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि इसकी आवश्यकता क्या है, जो नए श्रम सुधार हैं उसकी आवश्यकता क्या है, और पुराने जो श्रम कानून है उसमें कमियां क्या थी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सरकार नियम बनाती है, लेकिन क्या ये ज़मीन पर उतर पाएंगे? क्योंकि नियम बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाए, लेकिन क्या वाकई ये ज़मीन पर उतर पाएंगे? जो श्रमिक हैं उनको उनका हक मिल पाएगा? देखिए, पहला सवाल तो आप कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी और पहले कमियां पुराने
इसकी ज़रूरत इसलिए थी, मैंने पहले भी कहा कि कानून तो पहले से श्रम कानून देश में लागू है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो बदलते वक्त के हिसाब से उसमें जो बदलाव होने चाहिए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड जो असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। जो नियमित कर्मचारी हैं, संगठित क्षेत्र कर्मचारी, उनके लिए तो नियम कानून बहुत से लागू हैं, लेकिन नए नए क्षेत्र खुल गए हैं, खास करके जो गीगा वर्कर्स जो पहले नहीं नई कैटेगरी एक बनी है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म उनको नियुक्त करते हैं, और उनके साथ पर यह रहता है कि वो ज़रा सी गलती पर उसको जो है वो हटा दिया जाता है। तो ये तो अन्याय है। और एक्सीडेंट का इलाज का इसका भी बड़ा रिस्क रहता है। मतलब उनकी किसी तरह की कोई सामाजिक या स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है, न वेतन की सुरक्षा है। जब मर्जी चाहा आपने रख लिया, जब मर्जी चाहा हटा दिया, तो ये तो अन्याय है। एक श्रमिक के रूप में वो अपना काम करता है और उसके बदले में पैसा पाता है। तो सवाल ये कि उसकी भी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने गीगा वर्कर चलिए तो ये कदम उठा करके बहुत अच्छा किया। हालांकि पहले 2 राज्यों ने इस तरह के कुछ नियम बनाए थे, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर पर एक समान एक कानून लागू हो गया है। तो इससे करीब उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मतलब करीबन ये है कि 50-60 लाख के आसपास गीगा वर्कर्स आज देश में काम कर रहे हैं। तो उन सबके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। दूसरा मेरा जो प्रश्न था कि नियम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़मीन पर कितने उतर पाएंगे, क्योंकि सरकार अब प्रतिबद्ध तो है, लेकिन राज्य इसको कितना लागू कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि एक मुद्दा जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये कोड है, एक्ट नहीं है। तो क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से कंपलसरी होगा, नहीं होगा, लोग उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे। उद्योगपति भी इस कानून का बड़ा इंतजार कर रहे थे कि सरकार क्या नए श्रम कानून लेकर के आती है। तो मेरे ख्याल के कानून निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं, श्रमिक हितैषी कानून है। लेकिन सवाल ये कि इसका जो कंप्लायंस है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो क्रियान्वयन है कानून को लागू करने का, इसके लिए भी सरकार को बहुत सख्ती से उसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। और मेरे ख्याल से उन एजेंसीज को जो ये कानून लागू करवाती हैं, उनको भी बहुत ध्यान से और गंभीरता से इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ ये लागू, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेक्टर असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में तो फिर भी कानूनों की समीक्षा होती रहती है कि लागू हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन यह है कि असंगठित क्षेत्र में उनकी कोई आवाज़ होती है, उनका कुछ संगठन होता है। तो ऐसे क्षेत्र में इन कानूनों को सख्ती से लागू कराना ताकि उसका लाभ उनको मिले, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मेरे ख्याल से सरकार उस दिशा में काम करेगी, और उसको कैसे करती है देखने की बात है। बिल्कुल। रमेश जी, जो नए नियम हैं, कहा जा रहा है कि इससे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। जो 40 करोड़ के करीबन एक अंदाजन श्रमिक हैं देश भर में, किस तरह की सामाजिक सुरक्षा की आपका जो संगठन है वो मांग करता है, और जो नए नियम से आपको क्या लगता है किस तरह की सामाजिक सुरक्षा मिलेंगी? सुरक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियां। आज न्यूनतम वेतन 8-10 हज़ार में परिवार नहीं चल सकता। महंगाई का ज़माना है। तो एक न्यूनतम परिवार में 4 से 6 लोग रहते हैं, उनको दूध, पानी, स्वास्थ्य और सामाजिक कानून, लड़ाइयाँ, बहुत सारे क्रम रहते हैं। उन सबको ये कानून सामाजिक जो संहिता जो लागू की है 2019 सामाजिक सुरक्षा, ये उनके लिए बहुत लाभकारी होगी। और इससे हर जो असंगठित क्षेत्र के विशेषकर मजदूर जो उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कोई नहीं सुन पाता था। और इसके लिए हमने कार्य योजना भी बनाई कि जो भारतीय मजदूर संघ ने, कि हम 6 महीने तक पूरे फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में और मार्केट में जहाँ दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, उन सब में जाके इन कानून के प्रति ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनजागरण प्रश्न भी आगे होता कि जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो भी तो अपने जो सरकार ने कानून बनाया है, जो उनके अधिकार हैं, उसको लेके वेल नोन रहे, उनको मालूम रहे कि हमारे अधिकार क्या है। क्योंकि अगर उनको मालूम ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे या उनको पता कर पाएंगे कि भाई ये हमारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आपका जो संगठन है, मुझे लगता है कि उसकी अब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे लोगों को जागरूक करे, श्रमिकों को जागरूक करे। उसके लिए अभी 23 और 24 आज हमारा कार्य समिति भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश की ठेंगड़ी भवन में आयोजित है। उसमें राष्ट्रीय महामंत्री हिमते जी पधारे हैं, और उन्होंने आज ही घोषणा की
कि हम इसको 6 महीने का कार्य योजना बना करके पूरे इन कानूनों के तहत जो श्रम कानून संहिता बनाई है उनका जन जागरण पूरे इंडस्ट्रियों में और जो विशेषकर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं मार्केटों में जहाँ इनके स्थान होते हैं वहाँ पर जाके इनको पूरे हम सजग करेंगे कि ये कानूनों से ये फ़ायदा मिलेगा आपको, इसके अंतर्गत ये एक क्लिक पे ये रजिस्ट्रेशन करना। सरकार भी इसके लिए बहुत सारे सरलीकरण कर रही हैं कि पहले बहुत सारे नियम थे, फॉर्म भरना पड़ता था, अब सिंगल विंडो सिस्टम से कुछ ये प्लानिंग करेंगे चीज़ें ऑनलाइन हो जी, ऑनलाइन हो गई है। तो समय के साथ में तो ये हमारा दायित्व भी बनता है, हम सामाजिक समरसता और इसको लेकर के सभी मजदूरों के पास हमारे संगठन पूरे भारतवर्ष में जाके के और कार्य योजना के अंतर्गत 6 महीनों में हम पूरा इनके कानून के बारे के बारीकियाँ जो है उनको हम मजदूरों को बताएंगे और इससे होने वाले लाभ और का हम वो करेंगे और कुछ उनके सुझाव भी लेंगे। यदि कुछ उनको ऐसा लगता है कि ये कानूनों में ये चीज़ें नहीं समाहित हुई है या ये कानूनों में इतना संशोधन ये होना चाहिए जो भी, तो उनके सुझाव लेके हम वही जो हमारी केंद्रीय श्रमिक मंत्री जी से चर्चा हुई है उन्होंने कहा कि हम आगे जो सुझाव आएंगे उनको भी रिजोल्व करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे कि ताकि मजदूरों को इसका लाभ मिले। तो हमारे महामंत्री जी ने यही आज के दिन ही इसकी घोषणा की है और इसको हम इस जो संहिता है 4 संहिता है उनका स्वागत करते हैं और पूरे जन जागरण की भी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अजय जी, आपने गीगा वर्कर्स की बात की थी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल कहीं काम करते हैं तो उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण जो रहता है, जो कम सैलरी वाले हैं उनकी ग्रेजुएटी की बात होती है, ओवर टाइम की बात होती है कि 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो नए नियम हैं उसमें दोनों व्यवस्थाएं सरकार ने की है। ग्रेजुएटी की जो समय सीमा है वो कम कर दी है और ओवर टाइम का भी प्रावधान है। अगर श्रमिक जो हमें सुन रहे हैं वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसे कैसे समझे? नहीं, देखिए 8 घंटे का नियम तो पहले से लागू है, लेकिन 8 घंटे के ऊपर जो काम करना पड़ रहा है ओवर टाइम जो कहलाता है, उसके लिए अभी हालांकि कुछ कंपनियां हैं वो देती थी, लेकिन उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। जो अपने हिसाब से जो भी देना हो देते थे और बहुत से लोग देते ही नहीं थे। खास करके गीगा वर्कर्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। मोटे या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो इनके लिए कोई नियम कायदा नहीं था। लेकिन सरकार ने कम से कम इनको ध्यान में रख करके ये बदलाव किया है कि 8 से ऊपर अगर घंटे से काम करता है तो ओवर टाइम माना जाएगा और ओवर टाइम का पैसा जो है वो जो नियमित मजदूरी उसकी है उससे उसको डबल पैसा दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है और लोगों जो उन श्रमिकों के फायदे की बात है। दूसरा ग्रेच्युटी में जो है वो ये है कि अभी तक नियम था कि अगर आप एक कंपनी में 5 साल तक काम करेंगे तभी आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिल पाएगा। नए नियम के तहत अब तो ये है कि आप 1 साल भी अगर काम करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो कम से कम अगर वो नौकरी छोड़ता है साल भर बाद तो उससे एक मुश्त राशि जो है वेतन के अलावा जो भी बनेगी उस हिसाब से उसको फ़ायदा हो सकता है। और अगर मान लो इस बीच में कहीं नौकरी की तलाश में अगर उसको समय गुजारना पड़ता है कोई बीच में तो वो राशि उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, संविदा पर हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे श्रमिकों का एक वर्ग है जो कि कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल से ज़्यादा कहीं कोई बहुत लंबे समय तक नौकरी कर नहीं पाता है। अब वो उसकी वजह कई रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रेच्युटी भाई अभी तो उन्होंने वेतन की परिभाषा भी तो सरकार ने बदल दी है ना। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वेतन का जो जिस तरह से वो काउंट किया जाएगा उसका भी और सरकार ने एक निश्चित फॉर्मेट तैयार कर दिया है कि भाई आप न्यूनतम वेतन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरह से आपको करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। रमेश जी, जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हैं नए कानूनों में उसमें ये कि नियुक्ति पत्र अब सभी कंपनियों को देना ही होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर अब देना होगा। सुरक्षा समितियां 500 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में एक संयुक्त सुरक्षा समिति बनाना ज़रूरी होगा जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि
शामिल होंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण, लैंगिक समानता। महिलाओं को भाई पुरुषों के बराबर वेतन, समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं इसमें, जिससे कि महिलाओं को रात की पाली में, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि नाइट शिफ्ट करने वाली, कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। आपके हिसाब से ये जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हैं, नियुक्ति पत्र से लेकर सुरक्षा समितियां 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली, और लैंगिक समानता, ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है, महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगर महिलाओं की बराबरी की बात हो रही तो इस तो इसलिए बिल्कुल सही बात। पहले ये है कि उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था जो कंपनियों की जिम्मेदारी है, रात में अगर आप महिलाओं से काम करवा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वही तो है इसमें क्रम किया है कि नियुक्ति पत्र पहले तो कोई देता ही नहीं था। जी। कोई प्राइवेटों में तो लागू ही नहीं था, जिसने चाहा रख लिया और नहीं रखा। अब ये हो गया कि नियुक्ति पत्र देना जरूरी हो गया उसको। यदि नियुक्ति पत्र मिलता है तो वो एम्प्लॉय आगे के लिए उसकी मिलना आसान हो जाएगी। जो समितियां बनी उसमें भी महिलाओं का भी अधिकार के, हर समिति में कंपनियां हैं जो उनके कल्याण की जो योजनाएं बनेगी, समिति बनेगी, त्रिपक्षीय समिति, उसमें महिलाओं को भी रखेंगे। और मजदूरों के कल्याण के लिए ये समिति समय समय पर निर्णय भी लेगी कि भाई क्या कंपनियां हैं या इंडस्ट्रीज बरोबर उनके हित का ध्यान रख रही कि नहीं रख रही। तो इनकी मॉनिटरिंग भी होगी। और भारतीय मजदूर संघ का दायित्व बन जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा श्रम संगठन है, गैर राजनीतिक है, वो उसका तो इस कानूनों को लेकर इनका पूरा इम्प्लीमेंट हो और मजदूर वर्ग को विशेषकर इससे अवगत करा के इसका लाभ दिलाने के से लेके आगे वाले आने वाली कुछ समस्या हैं उनको भी हम निराकरण कराने के लिए सजग रहेंगे। और ये हमारा सतत क्रम 70 वर्ष से हो चुके हैं भारतीय मजदूर संघ के। हम 70 वर्ष से लगातार इस में बढ़ते ही जा रहे हैं। दूर से संगठन विघटित होते जा रहे हैं, पर भारतीय मजदूर संघ हमेशा संगठित होकर आगे बढ़ रहा। मेरे ख्याल से इसमें एक चीज़ और जोड़ी जानी चाहिए कि जो रिकॉर्ड कीपिंग वाला जो मुद्दा है, जो अभी तक तरह तरह के रजिस्टर रखना पड़ते थे, नए इसमें उन्होंने उसको भी सीमित कर दिया है। 3-4 आपको ही रखने हैं केवल, और तमाम तरह के रजिस्टरों को आप रखने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से ये नियोक्ताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके लिए जो तरह तरह कानून के लिए अलग अलग उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ते थे, और वो एक जिसको आम भाषा में बाबूगिरी कहते हैं, वो करना पड़ती थी। तो उससे भी काफ़ी हद तक राहत सरकार ने दी है कि भाई आपको 2-3 रजिस्ट्री रखने हैं खाली, और उसी के हिसाब से लोगों को आपके जो भी जांच होगी तो उन्हीं रजिस्टरों के आधार पर होगी। एक चीज़ जरूर इसके अंदर ये है कि जो नया वेतन कानून आया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत शुरुआत में हो सकती है, क्योंकि सिटी सिस्टम जहाँ भी लागू है, और अब तो लगभग सभी प्राइवेट सेक्टर में लागू है। तो सीटीसी में होता है कि कंपनी आप पर जो कुछ खर्च करती, कॉस्ट ऑफ कंपनी जो है जो खर्च करती है वो सारे आपके लाभ में जुड़ती है। तो अभी तक ये था कि जो पीएफ का 50% जो है वो कंपनी जमा करती थी, और 50% जो है वो कर्मचारी से काटा जाता था। लेकिन अब सीटीसी जब बनेगा तो हो सकता है कंपनियां ये बोझ कर्मचारी के खाते में डालेंगी। अभी भी कई जगह डाल रही हैं, ऑलरेडी डाल रही हैं। तो जो कम वेतन वाले कर्मचारी हैं उनको दिक्कत आ सकती है। जो टेक होम सैलरी जो कहलाती है, जो आपको हर महीने खाते में आती है, जो हाथ में आपको पैसा आता है, तो चूंकि वो आप पीएफ का कंपनी का पैसा भी आपके खाते में जोड़ा जाएगा एक तरह से, तो शुरुआत में आपकी सैलरी कम हो सकती है। लेकिन अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, दीर्घकाल के हिसाब से देखा जाए, तो ये उनके फायदे की बात है, क्योंकि अंततः पैसा ही उन्हीं का है जो ईपीएफ में जमा होगा। अजय जी, एक इसी से जुड़ा हुआ जो श्रमिक की जो विस्तृत है परिभाषा को विस्तृत किया है सरकार ने, और जर्नलिस्ट को भी इसमें डाला है, क्योंकि ये हमारे आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ मामला है। इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं कि जो पत्रकार हैं उनका भी बहुत शोषण होता है। निश्चित रूप से पत्रकारिता में भी, जो मीडिया में भी, हालांकि अब मीडिया के और तौर तरीके काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन फिर भी जो एक पारंपरिक मीडिया जिसको कह सकते हैं अपन, तो वहाँ भी इस तरह के कानून की बहुत ज़रूरत थी। कुछ मीडिया हाउस पालन करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो पत्रकार भी चूँकि एक श्रमिक ही हैं, भले ही वो कलम के मजदूर हों, लेकिन है तो मजदूर। बिल्कुल। तो सवाल है कि ये नियम कायदे उन पर भी लागू सरकार कर रही है। हालांकि लागू पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत बारीकी से और सख्ती के साथ अगर इसको लागू किया जा रहा है तो बहुत सारे उन पत्रकारों का
भला होगा कि जो अभी बहुत कठिनाइयों में जीते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम जो है वो लोग 24 घंटे की नौकरी की मानी जाती है, और इसकी भी बहुत है, और इसकी भी है, और यहाँ कोई समय सेफ्टी सीमा, सिक्योरिटी है नहीं, कोई समय सीमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको कभी भी किसी वक्त भी एक फौजी की तरह तैयार रहना पड़ता है और जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कानून उनके लिए राहत लेकर के आएंगे, नहीं जरूर, ये मीडिया के लिए चौथा स्तंभ है, और ये इसके लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उनके लिए भी लाभकारी होगा ये। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे 7 तारीख को पेमेंट मिलना ही है। हाँ, 1 तारीख फिक्स करो। 7 तारीख तक पेमेंट आपको देना ही है। पहले ऐसा नहीं था, 2-2, 3-3 महीना अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोग देते थे। तो ये जो इस कानून में ये नियम बहुत अनिवार्य कर दिया कि आपको मिनिमम 7 तारीख तक आपको पेमेंट देना ही है। इस बार वो 8 घंटे काम लेना, यदि डबल बुलाओगे तो जस्ट डबल, ओवर टाइम में डबल देना पड़ेगा, डबल पेमेंट का ये प्रावधान किया इनने। तो ये बहुत कुछ, और इसमें अभी और बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन के बाद में और भी जो समस्याएं आएंगी कुछ, तो उसका हम सरकार से निराकरण भी कराएंगे, क्योंकि बड़े संगठन होने के नाते हम इसका भी हमें भान है, और श्रमिकों के लिए हम बड़े लाभकारी होगी, और भारतीय मजदूर संघ इसका समर्थन करता है। अजय जी, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है, कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने से, अंतिम आपका जो वाक्य या कहें कि अंतिम कमेंट इस नए श्रम कानूनों पर, और सरकार को कोई मैसेज अगर देना चाहें, या श्रमिकों को अगर मैसेज देना चाहें, तो आप प्लीज़। देखिए, इस मामले में अर्थशास्त्री की नज़र से अगर देखा जाए, उन लोगों की राय क्या है। हम तो श्रमिक एक पार्टी है, मालिक एक पार्टी है, लेकिन इससे अलग हट करके अर्थशास्त्री इसको किस निगाह से देख रहे हैं, ये भी उतना महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों ने इसका स्वागत किया है, और ये माना है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और हर नई चीज़ बदलाव में होती ही हैं। उनको अगर ठीक तरीके से अगर डील किया जाए तो लॉन्ग टर्म में ये श्रमिकों के फायदे की बात है, और उद्योगों के भी फायदे की बात है, और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में सहायक होगा। रमेश जी बिल्कुल, ये उद्योगों को दो ही पक्षी हैं, मजदूरों, कामगारों और उद्योगों को, दोनों को बढ़ावा देगा। वैश्विक परिवेश में आज के समय में ये उनके लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सरकार की भी मंशा है, उसके अनुरूप ये सबके लिए कारगर होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। श्रमिकों के लिए कोई अपील, कोई आह्वान, कोई? श्रमिकों से जरूर हम करते हैं, ऐसा निवेदन करते हैं कि जो जनजागरण है, ऑनलाइन भी दिया हुआ है, ये कानूनों के बारे में अध्ययन करें, और यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोगों से संपर्क करें, तो हम उसका समाधान करेंगे, और यदि कोई सुझाव है तो सुझाव भी हमें दें, तो हम सुझाव भी सरकार तक पहुंचाएंगे। रमेश नागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, समय देने के लिए, और श्रमिकों से जुड़ी हुई बात रखने के लिए। और अजय वकील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आप सबको धन्यवाद। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुर्खियों में